हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आज हम हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके एग्जांपल्स और कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, और फिर हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हम चैप्टर नंबर 1 में कुछ टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, और उसके आगे का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो ये 5 कैटेगरी में बांटा गया है। केमिकल रिएक्शन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, मैं एक एक करके सब बताता हूँ। 5 कैटेगरी में बांटा गया है। साथ ही इसको और भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या मतलब? एक का मतलब एक बार में ये इनमें से एक कैटेगरी और इनमें से एक कैटेगरी हो सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हो सर? अब अच्छे से समझते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ पहले एक पार्ट में इसका बता देता हूँ। सबसे पहला जो जिसमें इसको बांटा गया उसका नाम रखा गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम को अगर आप अच्छे से देखो, साइंस के टर्म में, साइंस में कोई भी वर्ड को जब आप तोड़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। कॉम्बिनेशन कंबाइन से बन रहा है। कंबाइन का मतलब जुड़ना, कंबाइन मतलब जुड़ना। तो वो रिएक्शन जिसमें जुड़ते हैं उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो इसको अच्छे से डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। व्हेन 2 or more reactants reacts to form a single product, then it is known as combination reaction। ठीक है, समझ आया? when two or more reactants react to form a single product, then it is known as combination reaction। जब 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट या 2 रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो LHS में रहते हैं, वो जो दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या एग्जाम्पल होगा इसका? देखो एक एग्जाम्पल देखो, C+O2। बिल्कुल ठीक, ये देता है CO2। कार्बन को जब जलाया तो ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 2 रिएक्टेंट थे, दोनों को ऐड किया और पाया क्या? एक सिंगल प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली जब केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है तो आप ऐसे तो लिख सकते हो, बट इसका एकदम परफेक्ट लिखने को कहते हैं जब इनके हमें फिजिकल स्टेट्स भी हम साथ में लिखते जाएं। फिजिकल स्टेट मतलब ये जो रिएक्शन है ये सॉलिड के साथ हो रहा है या लिक्विड के साथ हो रहा है या गैस के साथ हो रहा है, तो उसको लिखने को साथ में ब्रैकेट लगाया जाता है। देखो कैसे, इसको लिखना होगा C, अगर ये सॉलिड में लिया तो S प्लस O2, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, जलता है तो ऑक्सीजन गैस लेता है, O2G। ठीक है, और आगे जो बना वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा बनता है? गैस। तो अब देखो सॉलिड प्लस गैस मिलके गैस बना रहा है, ये है हमारी इक्वेशन। जब 2 रिएक्टेंट मिल रहे होते हैं, 2 रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट बना दिया, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रहा है। यहाँ तक समझ आई बात?
कुछ नहीं है, नाम को तोड़ते जाओ, नाम जो भी होता है तोड़ते जाओ, समझ आता जाएगा। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल ये रहा, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो देखो H2 plus O2 gives H2O। बैलेंस हो गया। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। बैलेंसिंग मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, जिसको नहीं आता पहले वो जाके देख ले, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैलेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साइंस में, ठीक है। इसके बाद इसको देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट मिले, दो रिएक्टेंट है यहाँ पे LHS में, बना क्या, एक प्रोडक्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? चलो ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आओ एक और रिएक्शन देखते हैं, जिससे आपको ये वाले दो कैटेगरी का भी पता चल जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो देखो, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका केमिकल नेम उतना ज़्यादा फेमस नहीं होता एज़ कंपेयर टू उनका कॉमन नेम। इनका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, क्विक लाइम, या इसको हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जब पानी के साथ रिएक्ट कराया, साथ में हम इसका फिजिकल स्टेट लिख देते हैं सॉलिड, पानी के साथ रिएक्ट कराया लिक्विड, तो ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो देखो, तीन फॉर्म आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब एक सॉलिड लिक्विड में मिल जाता है, या देखो और अच्छे से बताऊं तो किसी चीज़ का मिक्सचर, किन्हीं भी दो स्टेट ले लो और उनका मिक्सचर बना दो तो वो एक्वस बन जाता है। एक्वस मतलब होता है मिक्सचर। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुल गया, इसका मिक्सचर बन गया, तो ये एक्वस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये बात समझ आई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अब एक्वस भी आ गया। इसके साथ हमें जो मिलता है वो होता है हीट। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी कॉमन नेम है, जिसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। कॉमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। आपके साइंस में बुक में, क्वेश्चंस में, एग्जाम में क्या पता केमिकल नेम नहीं आए, ये नाम आ जाए और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल जाए और आप सोचते रह जाओगे कि ये स्लेक्ड लाइम क्या था या क्विक लाइम क्या था। ऐसे इस चैप्टर में हमें और एक दो नाम देखने को मिलेंगे और आपके पूरी बुक में काफ़ी सारे ऐसे नाम हो सकते हैं, ठीक है। देखो इस रिएक्शन का मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट तो रिएक्ट कर ही रहे हैं और प्रोडक्ट भी एक बन रहा है। हीट कोई प्रोडक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट भी एक हो रहा है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बट साथ में हीट भी निकल रहा है। हीट को क्या कहें, देखो इसका अच्छा एग्जाम्पल, आपके घर में कभी पेंट हुआ होगा। घर में जब पेंट होता है ना, तो जो पेंट करने के लिए आते हैं पेंटर, वो सब देखना कि सबसे पहले वाइट वॉश करते हैं दीवार को वाइट वॉश करते हैं। तो उसके लिए वो जो है वो चूना बोलते हैं, लाइम को, वो पानी में जब मिलाते हैं तो उनकी बाल्टी टच करोगे तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब हीट। ये जो रिएक्शन होता है साथ में हीट निकलता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और ऐसे रिएक्शन जिनके होने पर चेंज इन टेम्परेचर, मतलब हीट निकले या टेम्परेचर बढ़े, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकले, हीट इवॉल्व हो और टेम्परेचर बढ़े, उन रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आई उन दो कैटेगरी वाली बात जो अलग से मैं बता रहा था। देखो वो 5 तो थे, साथ में ये 2 थे, जिसमें अब देखो वो 2 थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक।
एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब देखो नाम से फिर पता चल जाएगा। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब थर्मल, गर्मी, हीट, थर्मल जिसका मतलब हीट, हीट बाहर निकल रहा हो, हीट बाहर निकल रहा हो, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ रहा होगा। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रहा हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ रहा होगा। टेम्परेचर बढ़ता है एक्सोथर्मिक में। और जिन रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट देना पड़े, कुछ रिएक्शन ऐसे भी होंगे जहाँ पे हमें यहाँ पे हीट देना पड़ेगा, उन रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्लियर हो गया, एक्सोथर्मिक एग्जांपल दे दिया, एंडोथर्मिक आगे बताएंगे, ठीक है। अब उन 5 में से एक भी बता चुका, केमिकल कॉम्बिनेशन वाला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आओ देखो अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। पहला क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, साथ ही इसके साथ साथ हमने जो इसके अलग 2 तरीके केमिकल रिएक्शन के वो अलग 2 पार्ट में जिसमें बांटा गया है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वो भी सीख लिया। 5 पार्ट में से एक पार्ट कॉम्बिनेशन सीख लिया। और सेकेंड पार्ट देखते हैं जो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम को फिर तोड़ो, डिकम्पोज होना मतलब टूटना। जब एक रिएक्टेंट, इस बार सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा और ये टूट के 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में बन रहा होगा, तो उनको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हों, वैसे रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। When one reactant is broken down into 2 or more product, then the reaction is said to be decomposition reaction। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल FeSO4, Fe बताया था मैंने क्या होता है, Fe को बोलते हैं, इसको आयरन से डिनोट करते हैं और इसका दो नेम होते हैं, फेरिक और फेरस, ठीक है। यहाँ पे ये फेरिक और फेरस डिपेंड करता है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पे, जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे के कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देखो इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है फेरस सल्फेट। कुछ बातें इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक नंबर में आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में। देखो इनका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक। जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, अब आ गई बात, एक्सोथर्मिक तो बता दिया था, ये देखो यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो रहा है। एक्सोथर्मिक बता दिया था जिसमें हीट निकलता है, जिसमें हीट इवॉल्व हो रहा हो, वो एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट देना पड़े रिएक्शन को करने के लिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हमें किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी देनी ही पड़ती है। अपने आप रखा थोड़ी टूट जाएगा, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये टूट जाए। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं। और भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें हीट ना देके इलेक्ट्रिसिटी पास करानी होती है, हम सनलाइट में रख सकते हैं। देखो इसको हीट देना पड़ रही है, ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है, ये समझ आ गया। ये बनता क्या है, ये बनता है Fe2O3, ठीक है। फेरस सल्फेट से ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड प्लस साइड प्रोडक्ट्स और भी बनते हैं, SO2 प्लस SO3, ठीक है। यहाँ पे ये समझ आ गया। ये एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये ग्रीन कलर हमेशा याद रखना, ये आज ही नहीं आपको 12th क्लास तक काम आएंगे, और इनफैक्ट उसके आगे भी अगर आप साइंस पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपको काम आ रहे होंगे, ठीक है। FeSO4 ग्रीन कलर का होगा। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, नाम देखते रहना मैं क्या बता रहा हूं, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहले इसका रिएक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बनता किस चीज़ से है,
ये बनता है जब आप, जो हम लोगों ने स्लेक्ड लाइन पढ़ा, CaOH होल ट्वाइस, इसको आप कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराओगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। साथ ही ये मार्बल का भी, मार्बल जो घर में यूज़ होते हैं ना फर्श पे, मार्बल, उसका भी केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया तब ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया तब बना, देखो CaO क्या होता है, क्विक लाइम, पढ़ा था, क्विक लाइम से ही बना था स्लेक्ड लाइम, और स्लेक्ड लाइम से ये बना था, और इसको जब हीट कर दिया तो ये क्विक लाइम बन गया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? प्लस CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ में अगर आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करना है तो कर दो, और यहाँ पे बन जाएगा, ये सॉलिड था, सॉलिड है और गैस, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। अब देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ बता दिया मैंने मार्बल के लिए, स्लेक्ड लाइम से बना है ये, इतना ये पता चल गया। कैल्शियम ऑक्साइड का भी एक यूज़ बता देता हूँ, इसका भी एक यूज़ है जिसमें से देखो, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ सीमेंट बनाने में किया जाता है, ठीक है। मैं जो बीच बीच में कुछ बातें बता रहा हूँ सर्कल में, बॉक्स में, वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 नंबर में। और 1 नंबर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होते हैं, जो कंसेप्ट से उठाए होते हैं, और बच्चे उसी में फंस जाते हैं। 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले तो किए होते हैं, और ये 1 नंबर वाले ही मुश्किल लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो अब हमारा यहाँ 2 एग्जाम्पल तो हमने ले लिए, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो AgCl, Ag का मतलब होता है, देखो ये फिर से मैं कुछ बता रहा हूँ, Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर को डिनोट करते हैं Ag से, Au मतलब गोल्ड, ठीक है। Ag सिल्वर, Au गोल्ड, ठीक है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा, यहाँ देखो इस बार हमें हीट देने की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट से एनर्जी लेगा वो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी चाहिए होता है बस प्रोसीड करने के लिए, अपने आप को तोड़ने के लिए। तो वो एनर्जी हीट से मिले, सनलाइट से मिले या इलेक्ट्रिसिटी से मिले, वो आगे प्रोसीड करेगा। AgCl को जब सनलाइट में रखा गया तो ये बनता है Ag2 प्लस Cl2, और यहाँ पे 2 होता है, ये देखो Ag2, और इसका फिजिकल स्टेट लिख देते हैं, ये सॉलिड और ये गैस बनके निकल जाता है, क्लोरीन गैस बोलते हैं, सिल्वर मेटल आ जाता है। ध्यान दो, AgCl जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा, आपके NCERT बुक में एक एक्टिविटी है इसके रिगार्डिंग, चाइना डिश तो पता होगा, जो वो चाइना डिश होता है जिसपे आप एक कांच के बर्तन, प्लेट, छोटा सा प्लेट जैसा होगा, उस पर आप AgCl पाउडर रखो, सिल्वर क्लोराइड पाउडर रखो, और थोड़ी देर उसको धूप में रख दो, तो आपको दिखेगा इसमें कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो चुका है। अब इसकी जगह पे, क्लोरीन की जगह पे अगर ब्रोमीन होता तो भी सेम रिएक्शन ही होता, AgBr होता तो भी सेम रिएक्शन होता, अगर उसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते। चलो इस बार सूरज बना देते हैं, तो भी Ag2 बन रहा होता और Br2 बन रहा होता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई? ये समझ आएगा? अब एग्जाम्पल इसके भी देख लिए। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देते चलो, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन कोई कंसेप्ट में कंजूसी नहीं करना। वीडियो लंबा हो सकता है, आपको स्लो लग रहा हो, 2x पे करके देखो, लेकिन पूरा देखो। हमने सबसे पहले पढ़ा कॉम्बिनेशन, याद रखना, एक बार याद रख लोगे फिर दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवाइज करना पड़ेगा। देखो कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, 2 रिएक्टेंट कंबाइन हुए तो उनको कॉम्बिनेशन बोल दिया गया। 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन, एग्जाम्पल याद रखना। और अगला पढ़ा अभी हम लोगों ने डीकम्पोजिशन।
इसका उल्टा डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन क्या, जब एक रिएक्टेंट को कोई एनर्जी लेके अपने आप को तोड़ रहा हो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे बोलते हैं। और अब थर्ड टाइप का रिएक्शन, 5 में से 2 पढ़ लिए, अब थर्ड टाइप का रिएक्शन करने जा रहे हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो थर्ड टाइप का रिएक्शन जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका फिर नाम से पता चल रहा होगा डिस्प्लेस करना। डिस्प्लेस का मतलब अब एक जगह को, एक चीज़ को अब उसकी जगह से हटा के दूसरी जगह पे रखना, डिस्प्लेस करना। क्या मतलब, देखो जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा के खुद लग जाता है, तो उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कह दिया सर जी, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड देन द रिएक्शन इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मतलब, देखो यहाँ पे Fe आयरन भैया है प्लस CuSO4 सॉल्यूशन एक्वस, ये सॉलिड। देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, अच्छा खासा बना हुआ है, ठीक है। कॉपर सल्फेट अपने में खुश है। इसका कलर याद रखना, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर। फिर से इसको बॉक्स बना रहा हूँ, कलर याद रखना ब्लू कलर, ठीक है। तो आयरन भैया आए, ये लोग अच्छे से थे, खुश थे आपस में। आयरन भैया आए, ये इसको बोलते हैं, आयरन कॉपर से ज़्यादा ताकतवर होता है, ये इसको बोलता है, कॉपर को यहाँ से भगा देता है, बोलता है कॉपर तू चला जा और मेरे को सल्फेट के साथ रहने दे। क्योंकि आयरन ताकतवर होता है कॉपर से, तो कॉपर को जाना पड़ता है। तो Fe और SO4 जो है ये एक्वस फॉर्म में रहता है और कॉपर बन जाता है अलग। देखो इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट आया और इसके अंदर दूसरे एलिमेंट को उठाया, देखो एक एलिमेंट आया दूसरे एलिमेंट को हटा दिया और खुद उसकी जगह पे लग गया। आयरन आया, नहीं समझ में आया, देखो फिर से समझाता हूँ। आयरन आता है, आयरन भैया आते हैं, कहते हैं कॉपर को कि मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तू यहाँ से चला जा और मेरे को सल्फेट के साथ रहने दे। तो वो यहाँ पे देखो आयरन आया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, सल्फेट के साथ इसने कंपाउंड बना रखा था, लेकिन अब इसको हटा के वो आ गया। इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझ आया इसके डेफिनेशन का मतलब, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस another element from its compound then the reaction is said to be displacement reaction। क्या ये बात मुझे समझ में आई? एग्जाम्पल भी बता दिया। एक और एग्जाम्पल देखो, कॉपर से ताकतवर आयरन तो है ही, अगर जिंक इसकी जगह आता तो भी ये रिएक्शन कंटिन्यू हो जाता। जिंक सल्फेट प्लस CuSO4 एक्वस, तो भी ये आगे प्रोसीड कर जाता। जिंक सल्फेट प्लस CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट बना देता, प्लस कॉपर बन जाता। क्या यहाँ तक मेरे को बात समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? हाँ, अगर कॉपर से कोई कम ताकतवर आके रिएक्शन करने की कोशिश करता तो ये रिएक्शन होता ही नहीं। क्या मुझे ये बात समझ में आई? मुझे ये बात समझ में आई? ठीक है। चलो देखो अगला रिएक्शन, इसके भी 2 पढ़ लिए, अगला रिएक्शन पढ़ते हैं। ये थर्ड पढ़ लिया। पहला क्या था? कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 रिएक्टेंट जुड़ रहे होते हैं। दूसरा क्या था? डिकम्पोजिशन, जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के 2 या 2 से ज़्यादा बन रहे होते हैं। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा रिएक्शन इसी से मिलता जुलता है। आओ देखते हैं अगला रिएक्शन होने जा रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछला था डिस्प्लेसमेंट, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा नाम से। डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब
इस बार दो कंपाउंड होंगे, दोनों में दो दो एलिमेंट होंगे और एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को लेके अलग हो जाएगा और जो बचे हुए दो एलिमेंट होंगे वो अलग हो जाएंगे। क्या कहा? देखो एग्जाम्पल देखो सोडियम सल्फेट, सोडियम को Na से बनाते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस, नाम भी लिख दूं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड से बनाया, BaCl2, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया, बेरियम, Ba को बेरियम बोलते हैं, तो जो प्रोडक्ट बना, सोडियम कहता है, देखो इसमें एक एलिमेंट है, क्या? सोडियम। तो सोडियम कहता है कि बेरियम भैया तुम आ जाओ सल्फेट के साथ और मुझे भेज दो क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ। तो ये सोडियम आता है और क्लोरीन को बेरियम से छीन लेता है, तो ये बन जाता है NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और इसका भी एक कॉमन नाम है जो है कॉमन सॉल्ट। हाँ, कॉमन सॉल्ट। जो घर में आप नमक खाते हो वो सोडियम क्लोराइड होता है। फर्दर आपको पता चलेगा वो प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, बट अभी तक आपको ये मानना है कि वो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ही होता है, वो प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं होता है। यह आगे कभी आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? अच्छा, इसके आगे सोडियम ने तो क्लोराइड ले लिया, प्लस बेरियम सल्फेट भी तो बचा, तो ये बेरियम बचा हुआ सल्फेट के साथ आ जाएगा और BaSO4 बेरियम सल्फेट बना लेगा। समझ आया? ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक कंपाउंड का अच्छा, कंपाउंड और एलिमेंट में तो फर्क समझते हो? कंपाउंड और एलिमेंट में तो फर्क समझते हो? नहीं पता? देखो एलिमेंट होता है जब एक ऐसा ग्रुप जिसमें सिर्फ उसी तरह के एटम हो। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ O2 लिखूं तो ये एक एलिमेंट है। क्यों? इसमें दो ऑक्सीजन के ही एटम है, ग्रुप तो है ये लेकिन दो ऑक्सीजन के ही एटम है। इधर मैं H2 लिखूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम है दो, लेकिन मैं H2O लिखूं तो ये एक कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि इसमें दो तो हाइड्रोजन के एटम है लेकिन साथ में एक ऑक्सीजन का एटम है, जिसमें ये अलग कैटेगरी का एटम आ जाता है। ऐसे ही इसमें दो सोडियम तो है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के एटम आ गए। इसका मतलब अब ये एलिमेंट नहीं रहा। तो एलिमेंट क्या होगा? जो सिर्फ अकेला ग्रुप हो, मतलब सिर्फ सोडियम, सिर्फ सल्फर, सिर्फ ऑक्सीजन। समझ आया? देखो Na2SO4 में से सिर्फ एक एलिमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक कंपाउंड के अंदर से एक एलिमेंट आता है और दूसरे कंपाउंड के अंदर से एक एलिमेंट लेता है और दोनों जुड़ जाते हैं। यहाँ से सोडियम आया, यहाँ से क्लोरीन आया, यहाँ से सोडियम आया, यहाँ से क्लोरीन आया, सोडियम क्लोराइड बन गया। यहाँ से बेरियम आया, यहाँ से सल्फेट आया, बेरियम सल्फेट बन गया। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे समझ आ गया? आगे बढ़े। हम लोगों ने अभी तक 4 रिएक्शन कर लिए और लास्ट बच रहा है 5वां रिएक्शन भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो लास्ट टाइप देखो, लास्ट टाइप रिडॉक्स रिएक्शन समझने से पहले 2 रिएक्शन जो इसके अंदर आते हैं उनको समझते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, मेरी बातें ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन माइनस हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो, ऐसे रिएक्शन को कह देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर हमें ऐसे समझ नहीं आता, हम बिना एग्जाम्पल के समझते नहीं हैं, हमें एक एग्जाम्पल दे दो। चलो देखो, Cu+O2 हीट किया CuO,
बैलेंस कर दिया। देखो कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड बनाता है। देखो हर टाइम हीट यहाँ पे दे रहे हैं हम, ज़रूरी नहीं कि हीट देते हैं सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजिशन में, मतलब किसी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। यहाँ पे कंबाइन हो रहा है फिर भी हीट देना पड़ रहा है। अब समझो रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ से कॉपर यहाँ आया, LHS RHS में चेक करो, यहाँ से कॉपर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, साथ में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब मुझे समझ आ गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अब मुझे पता चल गया। अब सेकेंड टाइप का भी पढ़ लेते हैं। देखो इसी से इसमें जो दो रिएक्शन है इसको समझ जाओगे तो ये उन्हीं दोनों को मिला के इसको बना दिया जाता है। ऑक्सीडेशन समझ आया। अब अगला है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इसका भी मतलब कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, रिड्यूस होना। इसका उल्टा होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को निकालना। फिर से ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन को ऐड करना और हाइड्रोजन को निकालना ऑक्सीडेशन में था। इसका उल्टा कर दो, या तो ऑक्सीजन निकल रहा होगा या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन निकल रहा होगा या हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा वैसे रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये जो CuO बना, कॉपर ऑक्साइड बना, इसको अगर मैं H2 की प्रेजेंस में आगे हीट कर दूं तो देखो H2 के प्रेजेंस में आगे हीट कर दूं तो Cu प्लस H2O बन जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, प्लस H2O बन जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पे देखो, फिर से देखो एरो बना के, कॉपर ऑक्साइड था लेकिन रिएक्शन के बाद ये ऑक्सीजन हट गया, O2 माइनस हो गया और ये सिर्फ बचा यहाँ पे। और एक देखो बात, यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें ऐड नहीं हुआ लेकिन इसने ऑक्सीजन को हटा दिया। और दूसरी बात, ये हाइड्रोजन इधर जाके ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो CuO रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन रिएक्शन में आ गया। अब आते हैं मेन बात, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रिडॉक्स को तोड़ोगे तो RED मतलब रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा हो। सर साइमल्टेनियसली क्या बोल दिया, मुझे तो इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा, तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे सर, इसका भी एक एग्जांपल दे दो। तो ठीक है भाई, देखो Zn प्लस CO, Zn जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जब रिएक्ट किया तो देखो ये बना जिंक ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन आ गया जिंक पे ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, देखो जिंक पे ऑक्सीजन आ गया मतलब जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। बचा हुआ कार्बन यहाँ पे आया प्लस C कार्बन। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन था इसके पास लेकिन अब ऑक्सीजन चला गया, -O2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन जाने का मतलब रिड्यूस हो गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइज हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो, वो भी साइमल्टेनियसली, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या ये बात भी अब क्लियर हुई आपको, ये बात भी क्लियर हुई। मैंने 5 तरह के रिएक्शन बताए आपको। क्या क्या, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें होता है 2 रिएक्टेंट ऐड होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अगला डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट कोई एनर्जी लेके अपने आप को तोड़ रहा होता है और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा होता है। इसके अलावा तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कंपाउंड में से एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, बाहर फेंक देता है। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, इस बार 2 कंपाउंड होते हैं, 2 कंपाउंड में अलग अलग तरह के एलिमेंट होते हैं जो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। पांचवा रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब या तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का ऐड होना। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। इसके अलावा दोनों को मिला के बनाया गया रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना। ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा हो और ऑक्सीजन हट भी रहा हो, हाइड्रोजन ऐड भी हो रहा हो, हाइड्रोजन हट भी रहा हो, दोनों चीज़ एक साथ हो रही हो, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पांचों रिएक्शन खत्म होते हैं। अब 2 टॉपिक बचे हैं जो आप ओनली अपनी एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो और उसमें बताने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन का नाम आपने सुना होगा, पता भी होगा। कोरोजन मतलब होता है किसी मेटल का खराब होना। क्या मतलब? आयरन देखा है, आयरन खराब होता है तो क्या होता है? जंग लग जाता है, रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग। तो वो रस्टिंग एक स्पेशल केस है कोरोजन का, मतलब आयरन को ख़राब होने को रस्टिंग कह दिया गया और बाकी सब जो मेटल ख़राब होते हैं उनको कोरोजन कह दिया गया। मतलब जब एक मेटल पे अटैक करता है क्या, मॉइस्चर, एयर, मॉइस्चर, सनलाइट, एयर, जब ये सब एक साथ अटैक करते हैं और उन मेटल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं कोरोजन। क्या ये बात समझ में आई? इसके लिए कोरोजन से बचाने के लिए 2-3 मेथड आपके एनसीईआरटी की बुक में है। ग्रीजिंग है, गैल्वेनाइजेशन है, पेंटिंग है और भी कुछ ग्रीसिंग है। ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक है सबसे लास्ट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है खराब होना। जो भी खाने लायक सामान, खाने के लिए जो सामान होते हैं उनको ख़राब होने को, आपने देखा होगा 2-3 दिन बाद जो खाना बनता है उसको फ्रिज में नहीं रखोगे, अगले सुबह उठोगे या 2 दिन बाद कभी देखा हो तो स्मेल आने लग जाती है, उसको कहते हैं रेंसिडिटी। जब खाना ख़राब हो जाता है तो रेंसिडिटी उस प्रोसेस को कहते हैं। प्लस ये होता क्यों है? खाना ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब खाने वाला सामान ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो ख़राब हो जाता है। इससे बचाने के लिए आप खाने वाले सामान को एयर टाइट कंटेनर में रखें। और दूसरा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि चिप्स की कंपनियां गैस का यूज़ क्यों करती है पैकेट में और कौन सा गैस भरा रहता है उनके पैकेट में। तो ये याद रखना, उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस रहता है, नाइट्रोजन। इसका दूसरा नाम एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट। फिर से इसको बॉक्स बना लो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बात। और प्लस नाइट्रोजन भी याद रखना, कौन सा गैस? नाइट्रोजन। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये खाने को या किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। इसलिए हम नाइट्रोजन गैस से पैकिंग करते हैं चिप्स में, ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और हमारा चिप्स ख़राब ना हो, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ही रहने वाला है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? नाइट्रोजन रेंसिडिटी भी समझ आ गया। इसके अलावा आपके चैप्टर में और कुछ भी नहीं बचा और आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो गया और इसमें अब तो मेरे ख्याल से कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने उसको ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और मैंने अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे एक बार विजिट कर लेना।